नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर इन हिंदी पे। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एक पोएम जिसका नाम है द व्हिटसन वेडिंग्स और ये लिखी गई थी फिलिप लार्किन के द्वारा। तो दोस्तों उन्होंने ये पोएम 1958 में लिखी थी और ये 1964 में पब्लिश हुई थी, जो एक पोएम का कलेक्शन था जिसका नाम भी जो इस पोएम का टाइटल है वही था, द व्हिटसन वेडिंग्स। तो दोस्तों इस पोएम में 8 स्टेंजाज हैं और हर स्टेंजा में 10 लाइन्स हैं। टोटल 80 लाइन्स की ये पोएम है और इसकी जो राइम स्कीम है वो ए बी सी डी ई है। तो बात करते हैं इस पोएम के टाइटल के बारे में, जो कि इस पोएम का टाइटल है कि द व्हिटसन वेडिंग्स। तो व्हिटसन जो ये वर्ड है इसका जो फुल फॉर्म है वो है व्हिट संडे। तो ये जो संडे होता है ये ईस्टर के बाद 7 संडे के बाद आता है, तो इसे व्हिटसन बोलते हैं। इसकी खास विशेषता ये है कि जो इस दिन जो इंग्लैंड की सरकार थी उन्होंने जो जैसे मैरिज वगैरह थी, कुछ फेस्टिवल है, उसके ऊपर जो टैक्स लगता था वो उस दिन माफ़ होता था। तो इस दिन बहुत सारी शादियाँ होती थी। तो इसी टॉपिक को लेकर पोएट ने एक ये पोएम लिखी है। और वो पोएम कैसे लिखी है कि वो एक जगह है किंगस्टन अपॉन हल, वहाँ से जो अपनी ट्रेन की जर्नी स्टार्ट करते हैं, कहाँ के लिए, लंदन के लिए। तो रास्ते में उस दिन जो ये सैटरडे का दिन था, मीन्स जो व्हिटसन वीकेंड था उस दिन ये सैटरडे का दिन था, उससे अगला दिन संडे का था। तो इस दिन काफ़ी शादियाँ हो रही थी। तो जब वो ट्रेन में जा रहे थे तो उन्होंने कंट्री साइड में जब खिड़की से बाहर देख रहे थे तो काफ़ी शादियाँ हो रही थी। और जब ट्रेन अलग अलग प्लेटफार्म पर रुक रही थी तो वहाँ पर जो कपल्स थे, न्यूली मैरिड कपल्स थे, वो ट्रेन में चढ़ रहे थे लंदन जाने के लिए ताकि वो अपना हनीमून मना सके। तो इसी चीज़ का उन्होंने यहाँ पर व्याख्यान किया है इस पोएम में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस पोएम की समरी स्टेंजा वाइज आपको। तो फर्स्ट स्टेंजा में वो कहता है कि दैट व्हिटसन आई वाज लेट गेटिंग अवे। तो वो कहता है कि उस दिन वो थोड़ा सा लेट हो गया था लेकिन उसे कोई हरी नहीं था। और जो उसकी ट्रेन थी वहाँ पर सैटरडे को 1:20 पर थी दोपहर को, और ये एक काफ़ी गर्मी भरा दिन था। जो वो ट्रेन थी वो 75% मतलब 3/4 खाली थी, ओनली 1/4 उसमें भरा हुआ था। मतलब आप कह सकते हैं कि 100 में से 75 सीट्स खाली थी। तो वहाँ पर ट्रेन में सभी ने अपनी जो खिड़कियाँ खोल रखी थी क्योंकि बाहर काफ़ी गर्मी थी हवा आने के लिए। उसके बाद जो ट्रेन चल पड़ी और वहाँ पर जो स्पीकर है वो कहता है कि वहाँ पर जो घर पीछे की तरफ जाने लगे, मतलब गलियाँ पीछे जा रही थी और वहाँ पर घरों की खिड़कियाँ बंद थी। तो उसके बाद जब वो ट्रेन चल पड़ी तो वहाँ पर रास्ते में एक फिशिंग डॉक आ गया। वहाँ पर जो मछलियाँ होती हैं उनकी जो महक थी वो ट्रेन के अंदर आई। उसके बाद जैसे ही उस किंगस्टन अपॉन हल नामक जगह से वो ट्रेन बाहर निकली तो जो वहाँ पर नदी थी, हल नदी थी, उसकी चौड़ाई बढ़ने लगी। क्योंकि सिटी के अंदर आपने देखा होगा कि नदियों की जो चौड़ाई है वो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही सिटी खत्म होता है तो बाहर की तरफ वो चौड़ी होती चली जाती है, अपना पूरा जो उसका साइज होता है वो गेन कर लेती हैं। और जो लास्ट लाइन है वो कहता है कि वेयर स्काई एंड लिंकनशायर एंड वाटर मीट। तो जैसे अब वो सिटी से बाहर आ गया तो जब वो सिटी की तरफ देखता है तो ऐसा लग रहा है कि आसमान, पानी और जो लिंकनशायर नाम का टाउन है वो एक जगह मिल रहे हैं। उसके बाद सेकंड स्टेंजा में भी वो जो ये कंट्री साइड है बाहर की तरफ जो देख रहा है उसी की जो ब्यूटी है उसका बयान करता है। मीन्स फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा में वो कंट्री साइड की जो ब्यूटी है उसी का बयान करता है। तो सेकंड स्टेंजा में कहता है कि ये दोपहर गुजरने लगी, आगे की मतलब दोपहर बीतने लगी और जो ट्रेन थी वो थोड़ा साउथ साइड में चल पड़ी, क्योंकि जो किंगस्टन अपॉन हल है और जो उसके साउथ में है जो लंदन नाम की जगह, तो वो साउथ में जा रही थी। वहाँ पर खेत गुजर रहे थे, मतलब वो खेतों की तरफ देख रहा था। वहाँ पर खेतों में कुछ जो कैटल होते हैं, जो पालतू पशु होते हैं, वो अपना खाना खा रहे थे, चर रहे थे, घास खा रहे थे। फिर वो देखता है रास्ते में कहीं कहीं पर जो ये इंडस्ट्रियल जो पानी बाहर निकल के आता है, वेस्टेज, वो जमा हो रखा है और वहाँ पर केमिकल्स की वजह से थोड़े से जो झाग बन जाते हैं। जैसा कि उन्होंने वर्ड यूज़ किया है कि फ्लोटिंग ऑफ इंडस्ट्रियल फ्रोथ। फ्रोथ होता है वो मतलब केमिकल की वजह से जो पानी में वेस्टेज टाइप झाग बन जाते हैं। ए हॉट हाउस फ्लैश्ड यूनिकली, मतलब कि हॉट हाउस होते हैं कि जो ये कुछ ऐसी फसल होती हैं, सब्जी वगैरह, जिनको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो हॉट हाउस में उनकी खेती की जाती है। हैजिज डिप्ड, हैजिज होती हैं जो ये घर के सामने गार्डन होता है, गार्डन के चारों तरफ एक वो कुछ अलग सी झाड़ियाँ टाइप लगा देते हैं और उनको काट के अच्छे से सुंदर बनाते थे ताकि कोई एनिमल वगैरह उसमें ना घुस सके। वहाँ गुलाब के फूल थे, घास की खुशबू आ रही थी। उसके बाद वो कहता है अनटिल द नेक्स्ट टाउन न्यू एंड नॉन डेस्क्रिप्ट। उसके बाद कहता है कि और दूसरे टाउन आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि वहाँ से तो ट्रेन चल पड़ी थी, अब बीच में अलग अलग जगह पर ट्रेन रुक रही थी और वो भी बिल्कुल जैसा पिछला टाउन था उसी के जैसे थे, काफ़ी सुंदर थे। अप्रोच्ड विद एकर्स ऑफ डिसमेंटल कार, और वहाँ पर जैसे कि बाहर ढेर सारी कार खड़ी थी। उसके बाद थर्ड स्टेंजा में वो पहली बार जो मैरिज है
उसको इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है कि अब तक तो उसने मैरिज को कोई मतलब नोटिस ही नहीं किया था। जो बीच में ट्रेन आई वो बस बाहर की तरफ देख रहा था खिड़की से, और जो ब्यूटी थी कंट्री साइड की उसको अप्रिशिएट कर रहा था। अब यहाँ पर जो वेडिंग इंट्रोड्यूस हुई है उसमें उसे पता चलता है कि शादियाँ हो रही हैं, क्योंकि जब जैसे प्लेटफार्म पर ट्रेन रुक रही थी तो वहाँ पर जो कपल्स थे, न्यूली वेडिड कपल्स थे, और उनके साथ कुछ उनके रिलेटिव्स आए हुए थे। वहाँ पर शोर हो रहा था, जैसे वो हा हुल्ला कर रहे थे, तेज आवाज़ कर रहे थे, क्योंकि वो उन्हें छोड़ने के लिए आए थे, ट्रेन में बैठाने के लिए आए थे। तो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि उस टाइम पे इतना ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होता था, कार वगैरह लग्जरी इतना लाइफ में नहीं होता था, तो लोग मीन्स ट्रेन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। तो जो जैसे जैसे शादियां होने के बाद वो स्टेशन पर आ रहे थे और लंदन की तरफ जा रहे थे न्यूली मैरिड कपल्स, तो जब वो उनको उनके रिलेटिव्स माता पिता प्लेटफार्म पर छोड़ने के लिए आ रहे थे, तो जो शोर हो रहा था उसकी वजह से जो स्पीकर है उनको पता चला कि यहाँ पर ढेर सारी शादियाँ हो रही हैं। वहाँ पर वो जैसा कि वो वर्ड यूज़ करता है, आई टुक 4 पोर्टर्स लार्किंग विद मेल्स। जो उनको छोड़ने के लिए आ रहे थे तो उनका सामान था, तो वो कुली उनका सामान लिए हुए थे, और उनके रिलेटिव्स जो मेल थे उनसे बातें कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। वहाँ पर उनके रिलेटिव्स में कुछ अनमैरिड गर्ल्स भी थी, जो कि मीन्स मेकअप कर रखा था उन्होंने। तो यहाँ पर उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है, इन पैरोडीज ऑफ फैशन हील्स एंड वेयर्स। तो कहता है कि हालांकि उन्होंने मेकअप तो किया था, लेकिन जैसा कि वो सब लोअर क्लास लोग थे, उनका जो मेकअप था वो एक मतलब मजाक टाइप लग रहा था। आपको यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि विट्सन के दिन जो वेडिंग्स होती थी वो ज़्यादातर गरीब लोगों की होती थी, क्योंकि सरकार ने जो उस दिन टैक्स माफ़ कर रखा था। तो जो गरीब लोग होते मीन्स जो लोअर क्लास के लोग होते हैं वही उस दिन का फ़ायदा उठाते थे, और वो ज़्यादा शादियाँ होती थी उस दिन। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ स्टेंजा में वो कहता है कि एज इफ़ आउट ऑन द एंड ऑफ एन इवेंट वेविंग गुड बाय। वो सब जो उनके रिलेटिव्स थे, माता पिता थे, वो सब उन्हें गुड बाय करते हैं। जो उन लड़कियां थी और जो लड़का था, उनके जो पिता थे, उन्होंने जो ब्रॉड बेल्ट का जो सूट पहन रखा था, जो नीचे से थोड़ा चौड़ी उसकी पट्टी होती है, वो सब सूट पहन रखे थे। और जो उनकी मदर्स थी वो सब एक जैसी थी, जैसे कि जो अलग अलग शादियां हुई, अलग अलग लड़कियों की माँ थी, वो सभी मतलब कि एज की वजह से वो थोड़ा सा उनकी बॉडी में फैट आ गया था, वो थोड़ी मोटी थी और वो तेज़ तेज़ बातें कर रही थी। और कुछ अंकल्स, अंकल मतलब यहाँ पर वर्ड यूज़ किया, कुछ जैसे कि शादी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा सा कैरेक्टरलेस टाइप होते हैं, वो थोड़ी सेक्सुअली टाइप बातें कर रहे थे। जो वर्ड यूज़ किया गया है शाउटिंग स्मट, मतलब कि थोड़ी सेक्सुअल टाइप जो बातें होती हैं, तो उस टाइप की जो बातें कर रहे थे। एंड देन दी पर्म्स, पर्म्स मतलब ये हेयर स्टाइल के लिए यूज़ होता है, कि वो जो घुमावदार हेयर होते हैं परमानेंटली जब उन्हें घुमावदार कर दिया जाता है थोड़े ज़्यादा लंबे समय के लिए, तो उन्हें पर्म्स बोलते हैं। द नाइलॉन ग्लोव्स एंड ज्वेलरी सब्स्टिट्यूट्स। तो कहता है कि जो मैरिड लड़कियां थी उन्होंने नाइलॉन के ग्लव्स पहन रखे थे, और जो जैसा कि वो गरीब थी तो ओरिजिनल ज्वेलरी की जगह उन्होंने थोड़ी सी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन रखी थी। और जो लड़कियां थी उनके साथ जो अनमैरिड लड़कियां आई थी उन्होंने गेरुए गुलाबी चमकीले रंग के जो कपड़े पहन रखे थे, जिनसे पता चला अलग ही पता चल रहा था कि ये लोग शादी के फंक्शन में आए हुए हैं। उसके बाद ट्रेन से वो देखता है कि बाहर ढेर सारे जो बैंकेट हॉल्स हैं, लॉन्स हैं, यार्ड्स हैं, वहाँ पर शादियाँ हो रही हैं। जो कपल्स हैं उनको लोग विश कर रहे हैं, और जो एक वर्ड यूज़ करता है द लास्ट कॉन्फेटी एंड एडवाइस वर थ्रोन, मतलब कि जब वो शादी होने के बाद वहाँ से हनीमून के लिए जा रहे हैं तो वो जो कागज़ के रंग बिरंगे जो चमकीले आपने देखा होगा आइटम्स शादी में बिखेरे जाते हैं, वो फेंके, और सब लोग अपनी अपनी एडवाइस उन्हें दे रहे हैं और सब उन्हें बाय बाय। अल्टीमेटली वो यही कह रहा है इस स्टेंजा में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा में वो यही सब बताते हुए कहता है कि एक लाइन यूज़ करता है द सीक्रेट लाइक ए हैप्पी फ्यूनरल। तो यहाँ पर उसने हैप्पी फ्यूनरल इसलिए यूज़ किया है कि वो शादी को एक हैप्पी फ्यूनरल का नाम देता है, क्योंकि जैसा कि जो इस पोएम के पोएट हैं फिलिप लार्किन, वो अनमैरिड थे, तो उन्होंने शादी नहीं की। तो जो शादी नाम का जो वर्ड था और जो शादी का जो फंक्शन होता है, उन्हें देखकर उन्हें सिरहन होने लगती थी, मतलब उन्हें थोड़ा अनोइंग टाइप फील होने लग जाता था, क्योंकि वो शादी को एक अच्छी चीज़ नहीं मानते थे, वो इन्हें प्रॉब्लम की जड़ मानते थे। तो वो इन्हें एक हैप्पी फ्यूनरल कहता है। फ्यूनरल मतलब जब किसी की मौत हो जाती है, तो वो कह रहा एक तरीके से वो मेटाफोर का यूज़ कर रहा है कि अब वो बंदा अब मर गया है, लेकिन वो एक हैप्पी फ्यूनरल है। अब शादी के बाद उसे ढेर सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी। एट ए रिलीजियस वाउंडिंग, अब रिलीजियस वाउंडिंग जो उन्होंने वर्ड यूज़ किया है वो लड़की के लिए यूज़ किया। वाउंडिंग मतलब कि घाव होना, की जैसे जो लड़की है वो सपोज की जाती है कि वो वर्जिन है, तो उसे एक रिलीजियस वाउंडिंग मतलब कि जो उसकी फर्स्ट नाइट होगी तो उसमें जो लड़की है उसे फिजिकली थोड़ा सा डैमेज होगा, तो वाउंड होगा, तो उसे
उन्होंने यहाँ पर रिलीजियस वाउंडिंग का नाम दिया है। उसके बाद वो बयान करते हैं कि वी हरिड टुवर्ड्स लंदन, मतलब वो ट्रेन है अब लंदन के बिल्कुल पास पहुंचने वाली है। अब तक उसने बताया कि जो ट्रेन की खिड़की से जब वो बाहर देख रहा था तो ढेर सारे खेत थे, वहाँ पर खलिहान थे, लेकिन अब जैसे जो लंदन बड़ा शहर आने वाला है तो अब वहाँ पर ढेर सारे घर दिखाई देने लगे हैं और पॉपुलर के जो पेड़ होते हैं वो सब दिखाई देने लगे हैं और वहाँ पर काफ़ी ढेर सारे रोड आ गए, मेजर रोड्स आ गए, तो उनकी जो पेड़ हैं उनकी छाया जो रोड्स पर गिर रही है। उसके बाद 50 मिनट तक वो ट्रेन जो लंदन का आउटस्कर्ट्स होता है, जैसे बड़ी सिटीज़ का जो बाहर से काफ़ी दूर से स्टार्ट हो जाते हैं घर, वो सब बताता है और 50 मिनट तक ट्रेन चलती रहती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा में बताता है कि 50 मिनट तक जो ट्रेन चलती रहती है उसमें उसने करीब 1 दर्जन शादियाँ होते हुए देखी, मतलब लंदन ओनली शहर में 50 मिनट्स के अंदर उसने 12 शादियाँ देख ली खिड़की के अंदर से कि बाहर हो रही हैं। उसके बाद वो बाहर देख रहा है तो यहाँ पर एक वो वर्ड यूज़ करता है एन ओडियन। ओडियन होता है ये काइंड ऑफ थिएटर्स होते थे उस टाइम पर इंग्लैंड में, तो वो वहाँ पर उसे खिड़की से ऑडियंस दिखाई देते हैं। एक कूलिंग टावर मतलब जो चिमनी होती हैं, जो इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्री वगैरह होती हैं उनमें एक लंबा सा आपने देखा होगा एक बड़ा सा कंस्ट्रक्शन बनाया जाता है, टावर बनाया जाता है जिसके अंदर से धुआं ऊपर चला जाता है, वो वहाँ पर कूलिंग टावर्स थे। और जैसे अब शाम होने को हुई तो वो अब ट्रेन से पूरा लंदन देख पा रहा था। तो जो लंदन का जो आउटर डिस्ट्रिक्ट थे, मतलब कोस्टल डिस्ट्रिक्ट थे, उसे वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि ये सब गेहूं के खेत हैं। उसके बाद वो लास्ट स्टेंजा में बताता है कि अब वो बिल्कुल लंदन शहर में पहुंचने वाला है और वहाँ पर पुलमैन्स होते हैं, ये जो रेल कार्स होते हैं वो सब खड़े हुए हैं और साइड में थोड़ी सी जो गंदगी पड़ी हुई है, दीवारें हैं जो काली हो रखी हैं। अब ट्रेन धीरे होने लगी और ट्रेन ने अपने ब्रेक लगा दिए, ट्रेन रुक गई है। ये थोड़ा सा फिलोसफिकल है यहाँ इस स्टेंजा में। वो कहता है कि ए सेंस ऑफ फॉलिंग लाइक एन एरो शॉवर सेंट आउट ऑफ साइट समवेयर बिकमिंग रेन। तो अब इस लाइन के थ्रू वो ये कहना चाह रहा है कि अब तक वो थोड़ा एन्जॉय था जो इस कपल्स थे शादी वाले इनको देखकर, लेकिन अब यहाँ पर वो थोड़ा सा उसका एटीट्यूड चेंज होता है शादी के लिए और वो उस शादी को पॉजिटिव वे में लेते हुए कहता है कि हाँ शादी होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब शादी नहीं होगी तो जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमंस का जो चेन है, ग्रोथ है, पॉपुलेशन है, वो रुक जाएगी। तो शादी होना भी ज़रूरी है। तो इस चीज़ को लेकर वो थोड़ा पॉजिटिव वे में लेता है और पोएम ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये तो थी इस पोएम की समरी, और इस पोएम में जो थीम है वो मेन थीम यही है, वेडिंग्स का है, जो शादियां हैं। तो शादियों को लेकर उसका जो कैसा एटीट्यूड था, जो पोएम के स्टार्ट में वो थोड़ा एनोइंग टाइप फील कर रहा था शादियों को देखकर और जो मैरिड कपल्स हैं उनको देखकर, लेकिन पोएम के लास्ट में वो बताता है कि शादी भी लाइफ का एक ज़रूरी पार्ट है ताकि जो ह्यूमन्स हैं वो ग्रो कर सकें और उनकी जो जनरेशन्स हैं वो पैदा होती रहें। तो दोस्तों ये थी इस पोएम की समरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक कर देना। ओके दोस्तों, बाय।